हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब हम लोग वास्तविक संख्या के 10वां नंबर जो सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। प्रश्न क्या कह रही है, ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या है, ये प्रश्न कह रही है और हमसे पूछा जा रहा है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है, आप बतलाइए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिसका जब हम गुणनखंड करते हैं तो एक और स्वयं के अलावे कोई तीसरी संख्या हमको प्राप्त होता है। और अभाज्य संख्या में क्या होता है, एक और खुद के यानी स्वयं के अलावा कोई तीसरी संख्या प्राप्त नहीं होती है। जैसे हम लिखते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें हम देखते हैं 2 जो है ये अभाज्य संख्या है। कैसे, तो 2 का गुणनखंड क्या है, 1 और 2 है। 3 भी अभाज्य संख्या है। कैसे, तो 1 और 3 के अलावा इसमें कोई तीसरी संख्या गुणनखंड के रूप में नहीं है। 4, तो 4 एक भाज्य संख्या है क्योंकि 1 और 4 के अलावे एक संख्या है 2 जो इसका गुणनखंड है। 5 अभाज्य संख्या हो जाता है, 1 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या इसका गुणनखंड नहीं है। 6 में 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, तो ये भाज्य संख्या हो गया। 7 को देखते हैं तो 1 और 7 के अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं है। 8, 1 2 4 8, 9 1 3 9 और 10 1 2 5 10। तो यहाँ हम देखते हैं ये जिसमें दो दो संख्या गुणनखंड के रूप में है वो सभी क्या है, तो अभाज्य संख्या है क्योंकि उसमें एक और खुद के अलावा कोई तीसरा संख्या गुणनखंड के रूप में है ही नहीं। और जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, जैसे ये देख लीजिए 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सब में क्या है, 1 और 9 के अलावा कोई तीसरी संख्या है। 1 और 10 के अलावा कोई तीसरी संख्या है। तो भाज्य संख्या में क्या होता है, एक और खुद के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड होता है। ऐसे भी जनरली आप जान लीजिए कि कोई भी दो अभाज्य संख्या को जब हम गुना करते हैं, या कोई भी संख्या हो, एक को छोड़ करके कोई भी दो संख्या को जब हम गुना करते हैं तो उसका गुणनफल हमेशा भाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि ये जो भाज्य है तो क्यों भाज्य है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे केस फर्स्ट। इसमें 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 लिखा हुआ है, ये भाज्य संख्या है। तो हम कैसे जांच करेंगे, तो सबसे पहले इसमें जो कॉमन है उसको कॉमन को बाहर निकालेंगे। यहाँ 7 गुने 11 जोड़ 13, सॉरी 13 नहीं 1 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये 13 जो है ये बाहर निकल गया, गुना के रूप में यहाँ 13 हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 77 प्लस 1 गुने 13, या 77 1 हो गया 78 गुने 13। 78 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 3 गुने 13, और ये हो गया 13 पहले से। देखिए 13 या 39, 39 गुना 78 होता है। तो 78 का गुणनखंड जब किए हम तो ये संख्या प्राप्त हुआ। अब हम क्या बताए थे कि कोई भी एक के अलावा एक और 0 के अलावा कोई भी संख्या 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसको जब गुना करते हैं तो उसका गुणनफल हमेशा क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। इसका मतलब ये 2 3 13 13 ये सब क्या है, अलग अलग संख्या, इसको गुना किए हैं तो गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होगा वो कैसा होगा, तो भाज्य संख्या होगा। इसको गुना करेंगे तो कौन सा संख्या प्राप्त होगा, तो जिस संख्या से हमको गुणनखंड प्राप्त हुआ है उसी गुणनखंड को जब हम गुना करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। तो इसको गुना करने पर यह संख्या प्राप्त हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो संख्या है यह एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। पहले भाषा लिख लेते हैं यहाँ पर, चूंकि एक और शून्य के अलावे कोई भी दो संख्या का गुणनफल एक भाज्य संख्या होता है। 1 और 0 के अलावा कोई भी दो, यहाँ पर परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं, दो परिमेय संख्या का गुणनफल एक भाज्य संख्या होता है।
अतः 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम, अब ये तो सिद्ध हो गया, इसी प्रकार हम ये जो दूसरा सवाल है इसको सिद्ध करते हैं के सेकंड में। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5, ये भाज्य संख्या है। तो क्यों भाज्य संख्या है? तो सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है, और यहाँ पे बराबर होना चाहिए था। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 गुने 6 गुने 5 कॉमन ले लेंगे, 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी कॉमन ले लेंगे। 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ यहाँ पर हो जाएगा 1, 5 कॉमन में चला गया, कॉमन हो गया। अब इसको जब हम गुना करते हैं, इसको गुना करने पर हमको 1008 प्राप्त होगा। अब प्लस में है 1 गुने 5। अब 1008 और 1 को जोड़ेंगे तो हमको हो जाएगा 1009 गुने 5। और हम शुरू में ही क्या बताए थे कि जब दो संख्या को गुना किया जाता है तो तीसरी जो संख्या प्राप्त होती है वो भाज्य होता है। यहाँ पर ये दो संख्या है और इसको गुना करेंगे तो इसका गुणनफल जो होगा यह भाज्य संख्या। इसका गुणनफल कहाँ है? इसका गुणनफल यहाँ है, गुणनफल इस रूप में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है? ये भाज्य संख्या है। तो लिखेंगे अतः 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 एक भाज्य संख्या है। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर एक भाषा लिख सकते हैं, यही 1 और 0 के अलावे कोई भी दो परिमेय संख्या का गुणनफल एक भाज्य संख्या होता है। अतः 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 एक भाज्य संख्या है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। इस तरह से 10वां नंबर सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आखिरी सवाल, वास्तविक संख्या का जो आखिरी सवाल है बिहार बोर्ड के लिए, जो इम्पोर्टेंट में आपको 11 सवाल दिए गए थे और 11 सवाल का अंतिम सवाल जो है 11 नंबर, वो अब हम बताने जा रहे हैं। तो ये सवाल क्या है? सवाल कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले ये आप सवाल को समझने का प्रयास कीजिए कि सवाल कह क्या रहा है। जो कोई भी संख्या जो होती है, कोई भी संख्या जिसके अंतिम में 0 हो, जैसे 10 20 30 40 50 etc कोई भी, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि 6 पर पावर n जो है, यानी n कोई प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या हो सकता है। ऐसा है कोई n का मान जो इसका मान जब निकाला जाए तो अंतिम में इसी तरह से 0 प्राप्त हो। तो सबसे पहले जान लीजिए कि कोई भी संख्या के अंत में जब 0 होता है तो उसका जो गुणनखंड होता है वो हमेशा क्या होता है? 2 और 5 के रूप का होता है। यानी उस गुणनखंड में कम से कम 1 2 और 1 5 जरूर होगा। अगर किसी संख्या का गुणनखंड हम निकालते हैं और उस गुणनखंड में 2 है या सिर्फ 5 है, 2 और 5 एक साथ नहीं है, तो उसका अंत में कभी भी 0 हमको प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ 20 है, तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 दूरी 4 4 5 20। देखिए इसमें भी 1 2 और 1 5 प्राप्त हुआ। 30 है तो 2 गुने 3 गुने 5। यहाँ कोई भी संख्या है, इसका गुणनखंड जब हम निकालेंगे तो कम से कम 1 2 और 1 5 जरूर प्राप्त होगा, अगर जिसके अंत में 0 हो तब। जैसे ये 40 है तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 5 40। देखिए 2 और 5 प्राप्त हुआ। यहाँ पर 2 पंचे 10 पचे 50। तो यहाँ पर देखिए कम से कम 2 और 1 5 प्राप्त हो ही रहा है। अब ऐसी संख्या कहता है n का कोई ऐसा मान है जिसको 6 के पावर में रखने पर इसका जो अंक है वह 0 पर समाप्त हो सके। तो हाँ, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अब यहाँ 6 पर पावर n के लिए 6 पर पावर n जो है उसको हम n प्राकृत संख्या मान लेते हैं। यहाँ पे n के जगह पर हम दिए 6 पर पावर 1, n के जगह पर दिए 1, तो यहाँ हो गया 6। और 6 का जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो क्या आया? 2 गुने 3। इसी तरह 6 पर पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 6 गुने 6। जब इसका गुणनखंड किए तो 6 का भाज्य 2 गुने 3, फिर 6 का 2 गुने 3, फिर 6 पर पावर 3 किए तो 3 बार 6 आया। फिर इसका गुणनखंड किए तो फिर क्या आया? 2 और 3 के अलावे
यहाँ पर हम क्या देखें कि हम यहाँ क्या समझाए थे कि किसी भी संख्या के अंत में 0 तभी आएगा जब उसका गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 आए। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कम से कम एक 5 होना चाहिए था, जो 5 नहीं आ रहा है। और ये हम इन्फिनिटिव अंक तक ले जाएंगे n का मान, तब भी इसमें जब इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 3 के अलावा कोई तीसरा संख्या प्राप्त होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम भाषा लिख लिए, किसी भी संख्या का अंक 0 पर समाप्त तभी होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में कम से कम 1 2 तथा 1 5 प्राप्त हो। ये भाषा लिख दिए। और हम पाते हैं कि 6 पर पावर n में n के किसी भी मान के लिए 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 के अलावे 5 प्राप्त नहीं हो पाती है। अतः 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो इस तरह से किसी भी संख्या पर पावर n जो होगा वह 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी, इसकी जांच हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।